रोजी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अली, बेगम अजीज। Without breakfast, नहीं। So nervous. मैंने ब्रांडी पी थी ब्रेकफास्ट के बाद सुबह लंदन आ जाता क्या बात यार, तुम कुछ अजीब से लग रहे हो। कोट पैन जैकेट। अली, एक्सक्यूज मी प्लीज। सॉरी। ये महरीन अमीरुद्दीन, आओ तुम्हें मिलूँ। भाई महरीन अली। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप कैसी हैं? फिरोज जरा बालानी रिहायशी जी हाँ। मंसूबा। ये रहायशी मंसूबा मैंने ही बनाया है। मियां अहमद बालानी हमारे बहुत ही गहरे खानदानी दोस्त हैं। माफी चाहता हूँ, मियां अहमद बालानी की खानदानी दोस्ती से मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। वैसे मैं आपके वालिद की फर्म में मुलाजमत कर चुका हूँ कुछ अरसा पहले, ड्राफ्ट्समैन की हैसियत से। अच्छा, ऐसी जाहिर है वहां तो आप जैसा आदमी काम नहीं कर सका होगा। आप ये जानती हैं, आपके कॉलम से तो इसका अंदाजा नहीं होता। अच्छा जर्नलिस्ट वो होता है जो सिर्फ देखता है और लिखता है, खुद को बचाकर। एक्सक्यूज माफ कीजिएगा। वो आदमी कौन? वो वली है, पालानी वाला। ओ, क्यों, क्या हुआ? उस आदमी का नाम ही अली होना चाहिए। मिला उससे? नहीं। अरे मेरी भाई, तुम कहाँ चल रही? बस अब मैं चलती हूँ, देर काफी हुई। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ये अली कैसा लगा? खुद सर? वाकई? जी हाँ। वो अपने बारे में बहुत सोचता है, सिवाय इसके लिए खूबसूरत है और मुझे कोई बात इसमें नहीं लगती। खूबसूरत है जी। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। बेगम अजीज, आपके फैसले में फर्क जरूर होगा। आप? जी आपका खातिर। माफ कीजिएगा। आप मेरी नजरों की दाद दीजिए। क्या आपके बराबर देख सकते हैं? जो किसी को नजर नहीं आता वो हमें नजर आता है ना। क्या? यही कि एक चेहरा और उस चेहरे का रद्द-ए-अमल आप पर, बात साफ हो जाती है। आप वाकई बहुत ज़हीन हैं। अगर ये बात बताते हुए भी आप हलीम हफ़ाज़ी ही हैं, तो आप दुनिया के खतरनाक तरीन आदमी हैं। आप न मानिए, इसलिए कि आप पहचानी गई हैं। और जब आदमी पहचान लिया जाता है तो आसानी से शिकार हो जाता है। एक दिन ऐसा भी आएगा हफ़ाज़ी साहब जब लोग आपको पहचान लेंगे, और वो दिन आपका आखिरी दिन। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।
हेलो, जी मलिक फिरोज साहब हैं? जी हाँ जी। कहाँ? अच्छा, कितनी देर बाद आ जाएंगे? अच्छा, नहीं जी शुक्रिया। अली 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 बस अली आर्किटेक्ट डिजाइनर्स एंड बिल्डर्स। समझे तुम सज्जाद, कभी कभी जो बात इंतजार में होती है वो वाकई के होने में नहीं होती। देखो मियां, अगर ये बात तुम काम के हवाले से कर रहे हो तो मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। नहीं सज्जाद, मैं सिर्फ काम की बात नहीं कर रहा हूं। इससे पहले तो आपने काम के अलावा कोई बात नहीं की थी। चक्कर कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। महरीन बीवी हैं? अच्छा ठीक है, मैं बाद में दफ्तर में फोन कर लूंगा। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर जब काम करना है तो फिर उसके बारे में कोई एक आध लफ्ज अखबार में छप जाए तो क्या हर्ज है? इसलिए मलिक साहब की ये सारी छपाई जो आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, इसका मकसद महज लोगों की राय अपने बारे में हमवार करना है। और ये काम सियासतदानों का है, मेरा नहीं। भाई मैं अपने मकान के बारे में कुछ एक आध लफ्ज अखबार में लिखा देखना चाहता हूं, इसमें कोई हर्ज है? बहरहाल तुम जो कुछ भी कहो, मैं महरीन की राय को खासा वजनदार समझता हूं और आज मैं उसे बुला रहा हूं। हेलो महरीन बीबी। अरे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फातिह साहब? मैं आपको आपके कमरे में देखने गया था। अच्छा? कुछ आई नहीं समझ, ये पूरे 5.5 दिन हो गए आपने मेरे ऑफिस में झांक कर नहीं देखा। कहिए खैरियत तो है? हाँ बिल्कुल खैरियत है।
आप सुनाइए जनाब, आपकी खैर खुदावंद करी की नेक मतलूब चाहती हूँ। और दीगर वाली है कि क्या क्या क्या, एक मिनट क्या मैं आपको डाकिया दिखाई दे रहा हूँ जो आपने खत लिखना शुरू कर दिया? अब सुनिए प्लीज। कहिए खातिर साहब, कहिए। कमाल है, हम आपकी खैरियत दरियाफ्त करने आए और आप भागती चली जा रही हैं। सच सच बताइए, कुछ किधर खोई रहती हैं आप? आई समझ मैं कहीं नहीं, रोज दफ्तर आती हूँ। मैं दफ्तर हाजिर की नहीं, दिमाग हाजिर की बात कर रहा हूँ। अच्छा। मेरे ख्याल में तो यहाँ कोई भी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता। आप सुनाइए जनाब, क्या नाम है आपके बॉस का? बाबर कमाल, उनका क्या हाल है? चलिए, हम खैरियत आपकी पूछने आए और आप उनका जिक्र ले बैठे। अच्छा चलिए, छोड़िए, कॉरिडोर में बातें ऐसी लंबी नहीं करेंगे, आइए दफ्तर। अच्छा चलिए, आइए बात। हाँ बताइए, चाय या कॉफी बनवाओ? ये कालीन तो ठीक करवा लेना। आप आ जाए। आप हमेशा गलत बातें याद करा के सारा मूड बेड़ागर कर देती हैं आप। तो फिर बाबर कमाल साहब का जिक्र अब ले ही बैठी हैं तो उनका हुक्म सुन लीजिए। सुनाइए। आप उनकी टांग को तो जानती हैं, कुछ 600 फट्टों में है। हाँ। मौसूफ को 20 बोर्ड्स के डायरेक्टर हैं, तो उनका एक बोर्ड कमर्शियल बिल्डिंग बनाने का सोच रहा है। तो बाबर कमाल साहब चाहते हैं कि ये सारे मकान बनाने वालों की हालात जिंदगी पे रवां तबसरा उनको चाहिए। अच्छा। ये रवां तबसरा क्रिकेट या किसी खेल पे तो सुना था, ये हालात जिंदगी पे तो आई समझ नहीं? आई। तो बस फिर शुरू हो जाइए। यस बॉस। अभी हो गया जनाब, आप कहिए तो सही, क्या करना है वो बताइए। आजकल वो फलानी मंसूबे वाले अली का बड़ा जिक्र है, नहीं आई समझ? तो बस इसी से शुरू हो जाइए, बिस्मिल्लाह इन्हीं से। आज ही शुरू। यस खातिर। खातिर साहब, ये मेरा टेलीफोन है, आप भूल रहे हैं, आप मेरे दफ्तर में बैठे हैं। मैं अपना दफ्तर समझ बैठा। मुझे मालूम था। आप चलिए, मैं कॉफी बनवाती हूँ, फिर आपको बुलवाती हूँ। अच्छा। दिमाग ताजा हो जाएगा। अच्छा अच्छा। अभी बुलवाती हूँ आपको, काम ना ज्यादा कीजिएगा। हेलो। हेलो जी। महरीन जी बोल रही हूँ। हाँ, सुनाइए कैसी हैं आप? माफ कीजिएगा, मैं मुखिल तो नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं मालिक साहब, आजकल तो वैसे ही अखबार में सख्त फुर्सत का आलम है। आप सुनाइए। आपकी बातें वाकई बड़े मजे की होती हैं। अच्छा ये बताइए कि आप मेरा मकान कब देख रही? जब आप कहेंगे। तो फिर कल दोपहर खाना हमारे साथ खाइए। जरूर आऊंगी मैं। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मालिक साहब। तो सुनाइए, पसंद आया आपको मेरा मकान? जी हाँ, बहुत खूबसूरत है ये मकान, और इसका बनाने वाला दोनों किसी और दुनिया के लगते हैं मुझे। यकीन मानिए, ये घर मुझे घर नहीं लगता, एक दोस्त लगता है, बिल्कुल अली की तरह एक दोस्त। अली साहब, ये बताइए कि पालानी मंसूबे के अलावा आप कुछ और भी बना रहे हैं? जी नहीं, शुक्रिया, मगर मैं समझता हूं कि यही बहुत है, और जब ये भी नहीं होगा तो मजदूरी कर लूंगा। क्यों? मजदूरी के बजाय कहीं मुलाजमत भी तो की जा सकती है। जी नहीं, मुलाजमत में हमेशा मसलहत शामिल होती है, और मैं अपने काम से बेईमानी नहीं कर सकता। मसलहत? आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते? मलिक साहब, इनको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज सिखा दीजिए, थोड़ी सी बेईमानी करना सिखा दीजिए इनको, वरना इनका यहाँ जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं समझता हूं मिस मेहरीन अमीरुद्दीन कि आदमी का काम, उसका वजूद और उसका प्यार सब मिलकर एक सच बनाते हैं। ये एक मुकम्मल सच है, इसमें से कोई एक बात भी अगर झूठ हो जाए तो सारी बात गलत हो जाती है। आपको मालूम है कि सच क्या है और झूठ क्या होता है? यहाँ लोग तो झूठ के पीछे भी उसी तरह हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं जिस तरह सच के पीछे खड़े होते हैं। मैं समझता हूं कि ये तमीज हमें खुद कायम करना है, ये पहचानना है कि हर नारा हमारी आवाज नहीं होता। अली, अली, खुदा के लिए चुप रहा करो, तुम तो बस एकदम शुरू हो जाते हो। तुमने सुना नहीं, एक बुजुर्ग शायर ने एक तुम जैसे नौजवान का शेर सुनकर कहा था कि इस उम्र में इतना अच्छा शेर कहोगे तो आगे क्या करोगे? और वो नौजवान बहुत जल्द मर गया था। अभी हम खूबसूरत थे, कभी हम खूबसूरत थे,
किताबों में बसी खुशबू की मानिंद सांस साकिन थी, बहुत से अनकहे लफ्जों से तस्वीरें बनाते थे परिंदों के परों पर नज़्म लिख कर दूर की झीलों में बसने वाले लोगों को सुनाते थे जो हमसे दूर थे लेकिन हमारे पास रहते थे। आसिम, आओ मैं तुम्हें अपनी बहन से मिलाऊं। छोटी सी है। ठहरो, ऐसे नहीं, पहले हाथ सेफगार्ड से धो लो। लेकिन मैं तो अभी अपने साबुन से नहा कर आया हूँ। नहीं, मम्मा कहती है आम साबुन से नहाने के बाद जैसे वापस आ जाते हैं। सिर्फ सेफगार्ड ही बचाता है दिन भर। जी हाँ, खास रोशनी में देखिए, आम साबुन से नहाने के बाद जरासीम फौरन ही दोबारा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टरों की रिसर्च ने साबित किया कि सेफगार्ड किसी भी आम साबुन के मुकाबले में दुगना तहफ्फुज़ देता है। नंबर 1, जरासीम का खात्मा। नंबर 2, इन्हें दोबारा बढ़ने से दिन भर रोके। इसलिए हमारी पूरी फैमिली सिर्फ सेफगार्ड ही इस्तेमाल करती है। छोटी बहन की हिफाजत करना। हाँ, हम दोनों करेंगे दुगनी हिफाजत, बिल्कुल सेफगार्ड की तरह। डॉक्टरों की अव्वलीन पसंद, सेफगार्ड, आम साबुन के मुकाबले में दुगना तहफ्फुज़। पास रहते थे। बीबी जी, वो राहिल साहब आए हैं बाहर। राहिल साहब आए हैं। अच्छा, बुला लो। अच्छा। देखिए देखिए, मैं आपको फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपने फोन को क्रेडल से नीचे रख दिया। ये क्या बात हुई? उबैद साहब, मैं काम कर रही थी। अच्छा, आप जब से बाहर से वापस आई हैं कुछ बदल सी गई हैं। मसलन ऐसा लगता है कि आप कुछ उलझी हुई हैं, जैसे आपने अपने गिर्द फसीलें सी खींच ली हों। जब आदमी अपने आप को पहचान लेता है तो वाकई बदल जाता है। उबैद साहब, कभी आप भी ये कोशिश कीजिएगा। आपके लिए जो मेरे दिल में एहसास है, उसके नाते मैं अपने आप को पहचानने की कोशिश करता हूं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, कभी आप भी ऐसे एहसास से दो चार हुई? अगर मैं कहूं कि हाँ, तो क्या आप मेरी एक दरखास्त मान लेंगे? अगर मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर मान लूंगा। उबैद साहब, मुझसे आइंदा मिलने की कोशिश मत कीजिएगा, प्लीज। यकीन मानिए, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। आप इस दुनिया के बेहतरीन आदमियों में से होंगे,
मगर मैं किसी और दुनिया में अब जा बसी, और मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी जात से आपको कोई नुकसान पहुंचाऊं। अगर आप यही चाहती हैं तो फिर यही होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं तैयार हूं तो? जो मैंने कहा वो जानते हुए भी? सब कुछ जानते हुए भी। सोच लीजिए, इसलिए कि मैंने आपसे कभी कोई झूठ नहीं बोला। मैं जानता हूं। देखिए उबैद साहब, हम दोनों इस दुनिया को खूब जानते हैं। मेरा ख्याल है कि आप इस दुनिया में जो जगह हासिल करना चाहते हैं वो इस एहसास को इस्तेमाल किए बगैर भी आप कर सकते हैं। आप बहुत तल्ख लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं। मुझे मालूम है, लेकिन प्लीज आप आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत कीजिएगा, इसलिए मैं आपसे कह रही थी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी इस ख्वाहिश का मैं एहतराम कर सकूं। शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके काम में मुख्तलिफ तो नहीं हुई? नहीं तो। आप देखेंगी आप? जी, अगर आप दिखाएंगे तो। नहीं। हर मकान हर आदमी की तरह एक शख्सियत होता है। जिस तरह आदमी की शख्सियत को अपनी जगह मुकम्मल होना चाहिए, उसके वजूद की एक वहदत और इकाई होनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह मकान को भी एक मुकम्मल शख्सियत होना चाहिए, उसके वजूद की एक वहदत, एक इकाई होनी चाहिए। समझ रही है ना आप मेरी बात? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं भी। आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आप आर्किटेक्ट हैं? इससे कोई फर्क पड़ता है? आप कुछ और काम नहीं कर सकते? नहीं। तो फिर कुछ मत कीजिए। क्यों? लंबी बात है, फिर कभी बताऊंगी। खातिर साहब, मैं समझती हूँ कि बाबर कमाल इस दुनिया को हम सबसे बेहतर जानता है। वो इस दुनिया को अपने अखबार के जरिए सिर्फ वही देता है जिसकी ये दुनिया मुस्तहिक है। शायद इसलिए कि वो जानता है कि जो लोग खूबसूरती की तलाश में निकलते हैं उनके साथ ये दुनिया क्या करती है। दुनिया क्या करती है? अरे ये तो सबको पता है, आई समझ। बस जिंदा रहने का यही एक तरीका है, वरना तो मारे जाएं। क्या ख्याल? नहीं आपकी समझ में ये बात आती है?
मेरी समझ में तो आती है, आपके क्यों नहीं आती? हाँ? आती है तो फिर तो शायद मेरा ख्याल नहीं आई समझ। हाँ? नहीं आई ना? अब ना कुछ नहीं, क्या हो रहा था? बात बाबर कमाल की हो रही थी। हाँ, बाबर कमाल का आज कुछ पता नहीं, ना तो दफ्तर आया ना उसका कोई पैगाम ही आया। अब यकीनन उसका फोन आएगा बमा गुस्से और गालियों के साथ। अजीब सी चीज है, है ना? मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि जब मैं यहाँ होता हूँ मैं किसी से बात नहीं करता, किसी से नहीं मिलता। अगर तुम्हारी समझ में इतनी सी बात नहीं आती तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। ये बाबर कमाल कुछ अल्लाह ताला ने ऐसी चीज बनाई है कि इस पे तो खिज़ां बहार गर्मी सर्दी किसी भी चीज का असर नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। क्या नहीं आई समझ? नहीं समझ में आ गई, मेरी बात समझ में आ गई। वैसे खातिर कभी इस मसले में भी तुम सोचना, अगर सोच सको, कि हम लोगों का दूसरों के बारे में अंदाजा कितना गलत होता है, बल्कि अपने बारे में भी। आई समझ? डांटती क्यों है? बस आ गई। आपकी समझ में कोई बात नहीं। मैं जा रहा हूँ, थैंक यू। मैंने काम करना है, आपके आके कुछ नहीं। आपको चाय भिजवाती हूँ। एक तो मुझे इसकी समझ नहीं आई अभी तक। आदाब। आप तो मेरे दफ्तर में कभी आई नहीं, हालांकि मेरा कमरा बराबर में। मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाता हूँ। फासी साहब, खैरियत तो है? क्यों, क्या मेरी मौजूदगी खैरियत न होने की निशानी? आप बिला वजह कहीं ऐसे तो नहीं पाए जाते? फिलहाल वजह तो आपकी खैरियत दरियाफ्त करना है। उस दिन बेगम अजीज की पार्टी के बाद तुम्हारी मुलाकात ही नहीं। वैसे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो हम कम ही मिलते हैं। मेरा अंदाजा है कि अब हमारी मुलाकात ज्यादा हुआ करेगी। आपने अली का काम देखा? जी हाँ। कैसा लगा? जी बहुत अजीब। जरा गौर कीजिए कितनी अनाज लगती है उसके काम में। लगता है जैसे उसे किसी राय की परवाह नहीं, जैसे उसे हमारी मदद की जरूरत ही नहीं। ऐसे खुदसर आदमी को मगरूर कहा जाता है, और मगरूर को नीचा दिखाना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। हफाजी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर आदमी खुद खाली हो तो उसे हर सोचने वाला आदमी अपने निजाम का दुश्मन दिखाई देता है? हाँ? आप जातियात पे उतर आई तो मैं भी आपसे एक जाती सवाल करता हूँ। उस पार्टी से पहले आप अली को कहाँ मिली थी? हफाजी साहब, उस पार्टी से पहले मैं अली को कहीं नहीं मिली। माफी चाहता हूँ अपने गलत अंदाजे पर, इसीलिए शायद आप उस शख्स को अच्छी तरह नहीं पहचान सकते। दरअसल ऐसे लोग अपनी आजादी से इतना प्यार करते हैं कि माशरे में अनारकी और इंतशार फैला देते हैं। इसका सद्भाव जरूरी है। आपकी चाय तैयार होगी। शुक्रिया। मेरी मुखलिसाना राय है कि आपको राहिल उबैद के बारे में लिखना चाहिए। उसे तो आप जानती होंगी, आपके वालिद का पार्टनर है। उससे मिलती रहा करें।
बहुत कुछ पता चलेगा। मसलन ये कि राहिल उबैद कॉलेज ऑफ आर्ट्स का पढ़ा हुआ। मालूम है मुझे। मालूम है तो सोचिए, कॉलेज ऑफ आर्ट्स हजारों नौजवान ज़हीन अगली जिंदगी के लिए तैयार, लेकिन कुछ लोग गोल्ड मेडल लेते हैं और कुछ कॉलेज से निकाल दिए जाते हैं। फिर ये कि अली और राहिल एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। ये भी मुझे मालूम है। बात दरअसल राहिल उबैद की हो रही थी। दुरुस्त। जब आप किसी चीज का वजन करते हैं तो जाहिर है दूसरी तरफ भी वजन रखना पड़ता है। अब दोनों ही को ले लीजिए, दोनों ने अपनी अमली जिंदगी का आगाज एक साथ शुरू किया, लेकिन राहिल उबैद आज एक मशहूर आदमी है। अली को शायद उसके अलावा कोई जानता भी नहीं। अली को मालूम है कि फन तामीर में राहिल का कोई मकाम नहीं, कोई हैसियत नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो उससे मुसलसल हार रहा है। इससे बढ़कर जिल्लत और क्या हो सकती है कि आपकी शिकस्त एक ऐसे शख्स के हाथों में हो जो फन में आपका जोड़ हम पल्ला तो क्या निस्फ बढ़तर भी ना हो। बताइए, इससे बढ़कर कोई अजियत हो सकती है कोई रसवाई इससे बढ़कर? बराए मेहरबानी यहाँ से तशरीफ ले जाइए। आप तो जज्बाती हो गई, इससे तो बात पकड़ी जाती है। यहाँ से चले जाइए प्लीज। गेट आउट, गो अवे। तो जनाब तय है, बस आप और मकान डिजाइन करने वालों की तरह मेरी खाल मत उतारिएगा। होशियार आदमी लगते हैं आप। मियां अहमद पालानी को तो आपने शीशे में उतार लिया, तो साहब मेरी तो हैसियत ही क्या है। वैसे मैं आपको फोन करूंगा। आप बैडमिंटन खेलते हैं? जी नहीं खेलते? भाई ये तो बड़ी गड़बड़ की बात है। मलक साहब आप तो कह रहे थे कि खेलते हैं। वो तो मिर्जा साहिब आप सिखा दीजिएगा, मैं कहता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है। अली, हाँ तो तुम डिजाइनिंग कब शुरू करोगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ आप काम शुरू कर दें। मियां अहमद पालानी की पसंद और मेरी पसंद बिल्कुल एक समझिए। वैसे आपका जिस्म बहुत मौजू है बैडमिंटन के लिए। हम दोनों मिलकर जबरदस्त टीम बनाते। उधर घर बन रहा होता और इधर हम धमाका कर देते। मैं जब कोई काम कर रहा होता हूँ कुछ और नहीं कर सकता। भाई क्या मतलब? ड्राफ्ट्समैन किस लिए हैं? उन्हें करने दो, तुम बैडमिंटन खेलो। ओहो, मगर तुम तो बैडमिंटन खेलते नहीं। खैर, मुझे ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ठीक कहा आपने, ज्यादा सोचना खतरनाक होता है, और अगर आदमी ज्यादा सोचे तो कभी कभी कुछ कह भी देता है। ठीक कहते हैं आप। तो आइए तशरीफ ले चले। हाँ आइए। अच्छा मियां, खुदा हाफिज। खुदा। Yes. हमें माथे पे बोसा दो के हमको तितलियों के जुगनुओं के देश जाना है। हमें रंगों के जुगनू रोशनी की
अली, अगर मैं तुमसे मिलने ना आती तो तुम मुझसे कभी मिलने नहीं आते। बाज लोगों से हम रोज मिलते हैं मेरे, कभी नहीं मिलते। बाज लोगों से हम कभी नहीं मिलते, मगर हर रोज मिलते हैं। मगर जो बात मिलने में होती है वो सोचने में तो नहीं होती ना। हाँ, बस देख रहा था कि तुम्हें मिले बगैर जी सकता हूं या नहीं। फिर ये कि नहीं जी सकता। अली, तुम मुझसे प्यार है? हाँ हाँ। सरसों के तेल में है बालों की खूबसूरती का राज, जो अब मिला एक शैम्पू को। एक शैम्पू जिससे मिले सामने झुक जाती है। नहीं अली, अली मगर ऐसा होता नहीं है। हमारे मुआशरे में ये नामुमकिन है। इसलिए कि हमने बुराई के हाथ पे बैठ कर लिए, इसलिए कि हमने सस्ता बिकने का फैसला कर चुप लिया। हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ अली, खामोश हो जाओ प्लीज। बिल्कुल खामोश। मौत के सन्नाटे में आवाज बहुत दूर तक फैल जाती है अली। मेरी बात समझ रहे हो ना अली? अली प्लीज समझने की कोशिश करो। कैसे मैं तुम्हें समझाऊं? सच्चे खूबसूरत लोगों को खुदा इस दुनिया से बचाने के लिए अपने पास बहुत जल्द बुला लेता है, बहुत जल्द अली, जिस तरह उन्होंने मेरी माँ को बुला लिया था। अली, मेरी माँ भी मुझसे बहुत जल्द चली गई थी, छोड़कर अकेला। और तुम भी मेरी माँ की तरह चले गए तो नहीं अली, अली मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मेरी जिस माशरे में सच बर्दाश्त करने का हौसला ना हो तो परिंदे तक अपने घोंसले में मर जाते हैं। मैं उठा लिया जाऊंगा तो क्या? तुम समझते हो कि मैं बर्दाश्त कर लूंगी ये बात? हाँ, तुम्हें बहुत मजबूत नजर आती हूँ ना अली। मैंने बहुत दुख उठाए, बहुत ज्यादा। इतना क्या हिम्मत जवाब दे गई। मान जाओ अली प्लीज, अली मान जाओ, छोड़ दो इस रास्ते को। फिर ये दुनिया तुम्हें जीने देगी। अली प्लीज मेरी बात मान जाओ प्लीज। नहीं तो? नहीं अली, नहीं अली, नहीं। क्या बात? अली मैं ये नहीं मान सकती, नहीं तुम ये नहीं कर सकते अली, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अली कुछ मत करो प्लीज, बिल्कुल बिल्कुल वैसे हो जाओ जिस तरह हम पहली दफा मिले थे। याद है तुम्हें? तुम मजदूर थे अली, प्लीज फिर से मजदूर बन जाओ अली प्लीज। नहीं मेरी नहीं, ये रास्ता जिसमें मैं चल रहा हूं, मेरा काम, मैं खुद, मेरा प्यार, हम सब एक ही चीजें हैं। किसी एक बात से इनहराफ करूंगा तो सब तरफ पिट जाऊंगा, और फिर इसी रास्ते पे चलते हुए तो तुम मुझे मिली हो। वापस लौट जाऊंगा, तुम्हें कहां पाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। ठीक है तो फिर मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी। हाँ, मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी। मैं हर रास्ता बंद कर दूंगी, मैं किसी को भी तुम तक पहुंचने नहीं दूंगी। फिर तो तुम जिंदा रहोगे मेरे लिए। कैसे करोगी तुम ये सब कुछ? अली
किसी को भी तुम तक नहीं पहुंच दूंगी, मैं तुम्हारा दफ्तर बंद करवा दूंगी। और अगर फिर भी मैं जीत गया तो भी जीत तो मेरी हुई ना। मियां अहमद पालानी का रिहायशी मंसूबा किसी के वहां के रहने के ख्याल से नहीं बनाया गया, बल्कि मियां साहब और उनके डिजाइनर अली ने महज अपनी एक ख्वाहिश पूरी की। ये इमारत खुद परस्ती और अनापरस्ती की इंतहा है। इस इमारत को सही मान लिया जाए तो जो कुछ आज तक इस शहर में बना है सब गलत नजर आने लगता है। बहुत खूबसूरत कलम लिखा है आपने। शुक्रिया। छुपा के तारीफ की गई है मगर पकड़ी जाती है। हाथ जरा कच्चा है। जाहिर है इन मामलों में मेरा तजर्बा ही क्या है हफाजी साहब, आप उस्ताद ठहरे ना, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ आपको शागिर्द कर लूं। हफाजी साहब अगर मैंने सीखना ही है तो क्यों ना कोई बेहतर काम सीखा जाए। बेहतर काम यह है कि लोगों को एहसास दिलाया जाए कि दुनिया में कोई आदमी तन्हा मकाम पैदा नहीं कर सकता, एक आदमी दूसरे आदमी का मोहताज है। और अगर कोई सिर्फ अपनी काम की सच्चाई की खातिर जिए तो ये नामुमकिन है। नंबर एक। नंबर दो ये हफाजी साहब कि आप उसे जीने ही नहीं देंगे, इसलिए कि आप तो चाहते हैं कि हर आदमी आपका एहसानमंद हो ना, आपका मोहताज हो। आप तो जाती बातों को तरह ही। खैर छोड़िए इस बात को। मैं ये कहने आया था कि वजह कुछ भी हो, हम दोनों दरअसल एक ही बात चाहते हैं कि अली को काम नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए ना। इस सिलसिले में हम एक दूसरे की खासी मदद कर सकते हैं, ताकि मैं भी आपके एहसानमंदों में शुमार हो जाऊं। आपकी तंज में गलती है। इस मसले में मैं भी आपकी मदद चाहता हूँ। असल मेरा ख्याल है कि ये आदमी अकेला मुझसे नहीं संभलेगा। नो। आपने इस मंसूबे के बारे में क्या लिखा है? कुछ भी नहीं, इसलिए कि खिलाफ लिखना भी तो शोहरत देना है। हफाजी साहब आप वाकई बड़े मुकम्मल बदनीयत इंसान। यकीन जानिए बड़े काम की चीज है ये। अच्छा खुदा हाफिज। तो ये समझाइए कि आपने ये जो अपने कॉलम में मियां अहमद पालानी के रायशी मंसूबे के बारे में लिखा है, क्या ये सच है? जी हाँ। मैं तो बड़ा परेशान हुआ इसे पढ़कर। एक तो वो शख्स अली बैडमिंटन नहीं खेलता और उधर से ये कॉलम। हालांकि मैंने तो फैसला कर लिया था अली को कॉन्ट्रैक्ट देने का, बल्कि आज शाम हमने दस्तखत करने थे, मगर जज्बात में लिखी हुई बात तो मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। आपका फैसला बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। वाकई? जी हाँ, क्योंकि अली तो इस तरह की इमारतें बनाता है जो अब नहीं बल्कि 100 साल बाद भी तारीख में याद की जाएंगी। ये जिसके रहने वाले 21वीं सदी के बाशिंदे होंगे। ये क्या कह रही हैं आप? आपके फैसले की तारीफ कर रही हूं मैं, क्योंकि अली तो इसी तरह की इमारतें बनाता है और बनाता रहेगा। मगर 21वीं सदी तक तो मैं इंतजार नहीं कर सकता। मुझे मालूम था, इसी तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि शहर में जहाँ 25 लाख लोग रहते हैं किसी ने भी ये फैसला नहीं किया, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? मगर मियां अहमद पालानी तो बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने मेरी राय नहीं पूछी थी, आपने मुझसे पूछा, सो मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर किसे लिया जाए? जिसे सब लोग जानते हैं, राहील उबैद। राहील उबैद? जी हाँ, राहील उबैद। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसमें हंसने की क्या बात है। मिर्जा साहब, क्या मेरीन ने आपसे कहा था कि मुझे ये सब कुछ बता दे? उन्होंने तो नहीं कहा। वैसे शायद मुझे बताना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे उनके फैसले पर मुकम्मल एतमाद है। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। जाहिर है। वैसे मुझे उम्मीद है कि हमारी आपकी मुलाकात रहेगी। आप बैडमिंटन सीख लें
तो मजा आ जाएगा। मजा तो यकीनन आएगा। क्या मतलब है आपका? ये क्या अखबारी है? मुझे आपसे इसकी तवक्को नहीं थी। ऐसे काम हलीम हफ्फाजी को ही करने दिया कीजिए। हलीम साहब का मुकाबला भला मैं कैसे कर सकती हूँ? उसने कम से कम इस मामले में तो अपनी जबान बंद रखी है। अली के बारे में उसने एक लफ्ज नहीं लिखा। आपको पता है कि अली कौन है? आपको तो कम से कम आदमी की पहचान होनी चाहिए। दूसरों को आपने लताड़ा ठीक किया है, मगर अली के साथ भी उसी सतह पर बात की जाए, ये सरासर घटियापन। मुझे अफसोस है कि मेरा अंदाजा आपके बारे में गलत निकला। इसमें गलती मेरी नहीं है, आपके अंदाजे की है मलिक साहब। हेलो, राहिल घर पर नहीं है। किसका फोन था माँ जी? सलमा का। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आप इतना सारा काम मुझको दिलवा रहे हैं, मेरी मदद कर रहे हैं, उसके बावजूद आप मुझसे मिलने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। उबैद साहब, उन लाखों रुपए का इससे क्या ताल्लुक है? कौन से लाखों रुपए? वही जो मैं आपको रोज दिलवाती हूँ नए कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए, और क्या। देखिए, आपको ऐसी बातें करना जेब नहीं देता। तो फिर क्या करूं? ना दिलवाऊं आपको ये कॉन्ट्रैक्ट्स? मेरा ये मतलब नहीं था। झगड़ा किस बात का है? अरे कौन सा झगड़ा? मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप एक बार अपने मुंह से ये भी कह दें कि आपको मेरा काम पसंद है, इसलिए आप मेरी मदद कर रहे हैं। उबैद साहब, जब सबको आपका काम पसंद है तो फिर मेरी पसंदीदगी या नापसंदीदगी से क्या होता है? क्या फायदा उसका? अच्छा आप ये बताइए, मिर्जा इसाक से आपकी गुफ्तगू ठीक ठाक रही? कॉन्ट्रैक्ट मिल गया आपको? जी हाँ, बिल्कुल ठीक थी। हाँ, और क्या। और हाँ, मैं आपको याद दिला दूं, भूलिएगा मत, आज शाम को आपकी अपॉइंटमेंट है मिसेस जफर के साथ। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है, हाथ से जाने मत दीजिए। बैठो। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, है ना राहिल? लेकिन तुम मिलते ही नहीं हो, और मुझे यूं लगता है जैसे मैं पागल हो जाऊं। नहीं, तुम्हें ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। सलमान, दरअसल पिछले दिनों मैं काम में बहुत ज्यादा मसरूफ रहा, इसीलिए मैं तुमसे नहीं मिल सका। राहिल, मुझसे शादी कर लो, करोगे ना? तुम तो कांप रही हो शादी के ख्वाब से। कुछ नहीं, मैं अंकल हलीम के कागज ठीक कर रही थी। मुझे यूं लगा जैसे सारे कागजात जमा होकर मेरी कब्र बन जाएंगे, मैं उनमें दफन हो जाऊंगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि इतना ज्यादा काम मत किया करो। इस तरह काम करती रहोगी तो फिर यही होगा। तुम्हें कभी एहसास हुआ है जैसे कोई तुम्हारे पीछे हो?
तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसके कदम तुम्हारे साथ साथ उठ रहे हैं। तुम हार कर रुक जाते हो, आहट भी रुक जाती है, लेकिन कोई वहां है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझे भी ऐसा एहसास हुआ था जैसे अंकल हलीम मेरे पीछे हैं। मैं भागकर तुम्हारे पास आई हूँ। तुम नाराज तो नहीं हो ना? नहीं नहीं शर्मा, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं। तुम्हें अपने आसाब पे कंट्रोल करना चाहिए। बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी कॉफी बना कर लाता हूँ। राही, मैं कॉफी नहीं पीऊंगी। यहाँ बैठो मेरे पास। हाँ सलमा, क्या बात है? तुम मुझसे शादी करोगे ना, है ना? हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगा। हलीम भाई, जीने के लिए बहुत से दुख और सहारों की जरूरत होती है। आप ही बताइए ना हलीम भाई, बताइए ना, एक्ट्रेस होना ऐसा कौन सा जुर्म है कि अपनी मैं बेटी को भी नहीं कह सकती कि मैं उसकी माँ हूँ? शाजिया, ठीक है हलीम भाई, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन आप सलमा को प्यार करना जरूर सिखाइएगा। प्यार में बहुत दुख है, लेकिन ये बहुत जरूरी चीज है। प्यार एक खुद गरज जज्बा है शाजिया। तो फिर आप उसको क्या सिखाएंगे? नफरत? नफरत नहीं, खिदमत, लोगों की खिदमत। जो प्यार करना ना जाने वो खिदमत क्या करेगा? कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। अरे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हाँ, तो मैं सोच रहा था, कभी कभी जो बात न मिलने में होती है वो मिलने में नहीं होती। अरे, तुम्हें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि अभी ना मिलने को कितना वक्त बाकी है? यही सोचकर तो वापस नहीं गया। सोचा जो थोड़ा बहुत वक्त मिलने के लिए है, सो जाया कैसे करूं? हाँ, बैठो। अली, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि
तुम मुझे कभी नहीं मिलोगे। तुमने देखा नहीं कि खूबसूरती की जिंदगी कितनी कम होती है।